अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौज़ूम फ़खर में खुशामदीद। अब खबर यह है कि पाक फ़ौज में आला सतही तब्दीलियों का फैसला किया गया है और दो अहम तरीन पोजीशंस पर मुमकिना तौर पर नई तकर्रियाँ की जा रही हैं। इन नई तकर्रियों के हवाले से ये खबर भी अहमियत की हामिल है कि इसके लिए आर्मी एक्ट में तरमीम की जाएगी और आर्मी एक्ट में तरमीम के लिए जो मुसवदा कानून है यानी तरमीमी एक्ट जो है वो पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा और पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद जो नई तब्दीलियां हैं वो वकूअ पज़ीर होंगी। इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनाब जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब, जिन्होंने इस साल रिटायर होना है, नवंबर के अंदर उनकी जो ओहदे की मियाद है वो ख़त्म हो जाएगी, तो नए चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के हवाले से भी जो सलाह मशवरा है इब्तदाई तौर पर वो शुरू कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो दूसरी इंपॉर्टेंट तकर्री होने जा रही है पाकिस्तानी फ़ौज में, वो एक 4 स्टार जनरल की तकर्री है। यानी जो मौजूद लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं यानी 3 स्टार जनरल्स हैं, उनमें से किसी एक को प्रमोट किया जाएगा और प्रमोट करके 4 स्टार जनरल बना दिया जाएगा। अब यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि ये जो तब्दीलियां की जा रही हैं पाकिस्तानी फ़ौज में, इसकी वजूहात क्या हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उनको अब फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है और फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की वजह से उनका जो रोल है, उनका जो स्कोप ऑफ वर्क है वो बढ़ गया है। और स्कोप ऑफ वर्क बढ़ने के बाद ये एक जो है सोच वो डेवलप हुई है कि पाकिस्तानी फ़ौज की जो तमाम ऑपरेशनल मामलात हैं उनको देखने के लिए एक 4 स्टार जनरल को अपॉइंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब नुक्ता ये है कि यानी फील्ड मार्शल जो हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उनका जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि स्कोप ऑफ वर्क बढ़ गया है और पाकिस्तानी हुकूमत की ये ख्वाहिश है कि वो दीगर अफवाज यानी बर्री फ़ौज के साथ साथ बहरी फ़ौज और फ़ज़ाइया फ़ौज के साथ भी कोऑर्डिनेशन रखें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आर्मी एक्ट के अंदर जो फील्ड मार्शल का ओहदा तो मौजूद है, लेकिन उसके लिए जो उनके फ़राइज़ हैं, जो उनकी ज़िम्मेदारियां हैं, उसका तयन कर दिया जाए ताकि किसी भी सूरत हाल में इबहाम से बचा जा सके। और इसके लिए जो कानून साजी के तहत इख्तियारात हैं वो फॉर्मली फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सुपुर्द किए जाएंगे और इसके लिए कानून साजी ज़रूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट कानून साजी है वो है 4 स्टार जनरल की वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे पर तकर्री। अब जो कवायद हैं, जो रूल्स हैं, उसमें वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की गुंजाइश नहीं है। माजी में वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो तयनात होते रहे हैं, लेकिन ये तमाम के तमाम जो डिप्टीज़ या वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे ये सिविलियन गवर्नमेंट के अंदर तयनात नहीं हुए थे। जब जब मुल्क में मार्शल लॉ लगाया गया था, यानी जब जब फौज ने हुकूमत की थी, तो उस मौके पर वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनात किए गए थे, लेकिन जमहूरी दौर में इस ओहदे की गुंजाइश नहीं थी और यही वजह है कि आर्मी एक्ट के अंदर भी इस ओहदे की गुंजाइश नहीं रखी गई। अब कानून साजी के ज़रिए ये जो नया ओहदा है ये तख्लीक किया जाएगा और नया ओहदा तख्लीक करके वहाँ पर वाइस जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनकी गुंजाइश पैदा की जाएगी। अब जिस तरीके से मैंने आपसे गुजारिश की कि ये पहला मौका नहीं होगा कि पाकिस्तान में वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो तैनात ना हुए हों। इससे पहले जनरल अयूब खान जब फील्ड मार्शल बन गए थे उस वक्त उन्होंने जो है वो चीफ मार्शल और एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, आइन उस वक्त मौजूद नहीं था, तो फील्ड मार्शल अयूब खान ने जो है वो जनरल मूसा खान को कमांडर इन चीफ तैनात किया था और उससे पहले उनको डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने थे। इसी तरीके से याह्या खान ने पहले अब्दुल हमीद खान को डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया था। ज़ियाउल हक के दौर में, चूँकि वो भी चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी थे और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी रह चुके थे, अगरचे वो गैर आइनी थे और एक डिक्टेटर थे, यूजरपर थे, उन्होंने जनरल सवार खान, उनके बाद जनरल KM आरिफ और आखिर में मिर्ज़ा असलम बेग को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया था। मिर्ज़ा असलम बेग बहावलपुर वाक़े के बाद जब जनरल ज़ियाउल हक जो हैं वो मारे गए थे उस तैयारे हादसे में, उसके बाद जनरल असलम बेग ने बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ओहदा संभाला था।
پاکستان کے جو آخری ملٹری ڈکٹیٹر رہے ہیں وہ جنرل پرویز مشرف رہے ہیں. اور جنرل پرویز مشرف نے ان کا چونکہ جو عہدہ تھا وہ تقریباً 9.5-10 سال کا تھا جب وہ پہلے چیف ایگزیکٹو اور اس کے بعد جناب پریزیڈنٹ آف پاکستان رہے ہیں. اسی عرصے کے دوران 3 وائس چیف آف آرمی سٹاف اپوائنٹ کیے گئے. تو ان میں سے سب سے پہلے وائس چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے پر تعینات کیا گیا تھا جنرل یوسف کو. اس کے بعد جنرل احسن سلیم حیات وائس چیف آف آرمی سٹاف رہے, اور آخر میں جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب جو ہیں وہ وائس چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے پر رہے. اور بعد میں جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب کو بنایا گیا چیف آف آرمی سٹاف جب جنرل پرویز مشرف نے اپنے عہدے سے ایز چیف آف آرمی سٹاف استعفیٰ دیا تھا. اچھا, اب جو صورتحال بن رہی ہے اس میں جس طریقے سے میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ تینوں مسلح افواج کے بارے میں یہ حکومت میں یہ سوچ پائی جا رہی ہے کہ فیلڈ مارشل کا سکوپ بڑھایا جائے اور بری فوج کے ساتھ ساتھ نیول فوج اور ایئر فورس ان کا بھی جو آپریشنل یا ان کی جو جنگی حکمت عملی ہے اس میں فیلڈ مارشل کو شامل کیا جائے. اب معاملہ یہ ہے کہ فیلڈ مارشل کے عہدے کی لمٹ بھی کوئی نہیں ہے. یعنی اس وقت تک ہمارے پاس جو آرمی ایکٹ موجود ہے اس میں فیلڈ مارشل کا عہدہ تو موجود ہے, 5 سٹار جنرل کی گنجائش موجود ہے, لیکن وہ 5 سٹار جنرل کتنی مدت تک کام کرے گا یہاں پر اس کے عہدے کی میعاد مقرر نہیں ہے. لہٰذا یہ تاثر ہے کہ فیلڈ مارشل تاحیات فیلڈ مارشل رہتے ہیں, کیونکہ ماضی میں جو فیلڈ مارشل بنے تھے ایوب خان وہ آخری وقت تک فیلڈ مارشل کے عہدے پر ہی تعینات رہے, وہ ریٹائر نہیں ہوئے اس عہدے سے. اب اگر یہ سکوپ بڑھایا جا رہا ہے فیلڈ مارشل کا تو پھر یہ سوچ بھی پائی جا رہی ہے کہ اس عہدے کی بھی کوئی نہ کوئی میعاد ہونی چاہیے, کیونکہ جب فیلڈ مارشل نے بری فوج کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایئر فورس اور نیوی کی بھی قیادت کرنی ہے تو پھر یہ تو ممکن نہیں ہے کہ تاحیات فیلڈ مارشل موجود ہو, وہ تاحیات تینوں افواج کی سربراہی کرتا رہے. تو پھر کوئی سکوپ اس کے لیے عہدے کی مدت کا تعین ہونا ضروری ہے, اور اس کے لیے بھی آرمی ایکٹ میں ترمیم ضروری ہے, جس کے بعد یہ جو تینوں افواج ہیں یہ جنرل عاصم منیر صاحب کی کمان میں آ جائیں گی. دوسرا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ وائس چیف آف آرمی سٹاف کا عہدہ کریٹ ہونے کے بعد اس عہدے پر کون تعینات ہوگا. اس حوالے سے جو پاکستانی فوج ہے اس میں اس وقت جو سب سے سینئر موسٹ 3 سٹار جنرل ہیں وہ ہے لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک صاحب. لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک صاحب اس وقت بطور DGISI بھی اپنے عہدے پر کام کر رہے ہیں, اور اس وقت وہ وزیر اعظم پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی ہیں. اور یہ دوسرا موقع ہے جب ایک باوردی شخص جو ہے وہ کابینہ کا ممبر ہے, کیونکہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو ہے وہ فیڈرل کیبنٹ کا حصہ ہوتا ہے. ماضی میں عمران خان صاحب کے دور میں بھی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر موجود تھے, اور معید یوسف صاحب وہ اس عہدے پر بطور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر عمران خان کے دور میں وہ کام کرتے رہے ہیں. اب جنرل عاصم ملک صاحب 4 سٹار جنرل تو بن سکتے ہیں, لیکن اس میں ایک پرابلم ہے. پرابلم یہ ہے کہ جنرل عاصم ملک صاحب نے ابھی تک کوئی کور کمان نہیں کی, یعنی وہ کور کمانڈر کے عہدے پر فائز نہیں رہ چکے, اور یہ ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک ضرورت ہے کہ جو بھی بندہ چیف آف آرمی سٹاف بنے گا یا وائس چیف آف آرمی سٹاف بنے گا وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس نے کسی کور کی کمان کی ہو. دوسرا امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ جنرل عاصم ملک صاحب اگرچہ اس وقت سینئر موسٹ 3 سٹار جنرل ہیں, لیکن انہوں نے اکتوبر میں ریٹائر ہو جانا ہے. اب جس طریقے سے میں نے آپ سے گزارش کی کہ نومبر کے اندر چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ بھی خالی ہونا ہے, اور جنرل سائر شمشاد مرزا صاحب کو اگر ایکسٹینشن نہیں ملتی تو جنرل سائر شمشاد مرزا صاحب لاسٹ ویک آف نومبر میں 28 نومبر کو وہ ریٹائر ہو جائیں گے ایز چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی. تو پھر ایک نئے چیئرمین کی تقرری بھی ہونی ہے. اب اگر جنرل عاصم ملک صاحب کو وائس چیف آف آرمی سٹاف بنایا جاتا ہے تو پھر وہ اکتوبر میں ریٹائر ہو جائیں گے, لیکن اگر
अक्टूबर में इस बात का फैसला किया जाता है कि जनरल आसिम मलिक साहब चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी होंगे, तो इस सूरत में अक्टूबर के अंदर ही उनकी जो तकर्री है उसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। और नोटिफिकेशन जारी होने का मतलब ये होगा कि मजीद 3 साल तक जनरल आसिम मलिक साहब बतौर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी काम करेंगे। और चूंकि उस ओहदे की मियाद 3 साल है, 3 साल के लिए उनको खुद ब खुद जो है वो उनके ओहदे की मियाद में तोसी हो जाएगी। लेकिन उसके लिए शर्त है कि चेयरमैन के ओहदे पर तकर्री का जो फैसला है वो कर दिया जाए अक्टूबर में, यानी उनकी रिटायरमेंट डेट से पहले। दूसरे नंबर पर सीनियरिटी लिस्ट में मौजूद हैं जनरल इनाम हैदर साहब। ये इस वक्त काम कर रहे हैं एज चेयरमैन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यानी चेयरमैन एनडीएमए। बतौर चेयरमैन एनडीएमए ये कोई इतना पावरफुल ओहदा तो मतलब अगर हम फौज में देखें तो ये इतना कोई पावरफुल ओहदा नहीं है। ये एक सिविलियन महकमा है जिसको वो लीड कर रहे हैं। तो ये उनके लिए भी बतौर वाइस चेयरमैन या वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंटमेंट ज़रा मुझे मुश्किल नज़र आ रही है। तीसरे नंबर पर हैं जनरल फयाज शाह, लेफ्टिनेंट जनरल फयाज शाह। ये इस वक्त कोर कमांडर लाहौर के ओहदे पर काम कर रहे हैं। और 9 मई जब हुआ था इमरान खान साहब की जमात की तरफ से, जब कोर कमांडर लाहौर की रिहाइश का जिना हाउस जिसको कहते हैं उसको नजर आतिश किया गया था, तो उस मौके पर जो कोर कमांडर थे लाहौर के लेफ्टिनेंट जनरल सलमान गनी साहब, उनको जब ओहदे से अलग किया गया था, उन्होंने इस्तीफा दिया था, तो फिर उनके बाद जो हैं जनरल फयाज शाह को कोर कमांडर लाहौर तैनात किया गया था। और उस वक्त से लेकर अब तक ये कोर कमांडर लाहौर के तौर पर ही फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के करीब भी समझे जाते हैं। उनके बाद हैं कोर कमांडर मंगला। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कोर है पाकिस्तान की, ये जो मिलिट्री स्ट्रक्चर है इसमें। और कोर कमांडर मंगला हैं इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल नुमान ज़िक्रिया साहब, और ये भी वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे के एक बड़े ही जिसे हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार हैं। और इनकी अपॉइंटमेंट भी एज वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जा सकती है। उनके बाद हैं जनरल जफर, और उसके बाद आते हैं जनरल एहसन गुलरेज। ये इस वक्त कोर कमांडर मुल्तान के तौर पर फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। तो ये इस वक्त सीनियरिटी की लिस्ट है। इनमें से ये जो आर्मी एक्ट है उसमें तरमीम के बाद इनमें से किसी एक को बनाया जाएगा वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और मुमकिन तौर पर अगर बाकी दीगर फोर्सेस में से किसी को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ नहीं लगाया जाता तो फिर इन्हीं टॉप 8 जनरल्स में से एक को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी लगाया जा सकता है। तो ये वो इम्पॉर्टेंट पेशरफ्त है जिसके बाद जो हिरारकी है पाकिस्तानी आर्मी की वो ज़रा थोड़ी सी तब्दील होगी। जिस तरीके से मैंने आपसे गुजारिश की कि फ़ौज के अंदर सिर्फ एक ही 4 स्टार जनरल हो सकता है, और इस वक्त 4 स्टार जनरल की जो पोजीशन है वो खाली है। और ये बात भी हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि आसिम मुनीर साहब अब 5 स्टार जनरल बन चुके हैं, तो 4 स्टार जनरल की पोजीशन खाली है। अब जिस भी लेफ्टिनेंट जनरल को आर्मी एक्ट में तरमीम के बाद 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की दी जाएगी वही वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होगा। ये बात भी आप हमें नोट रखनी चाहिए कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अब ओहदे की जो मुद्दत है वो 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। यानी देखा जाए तो अपॉइंटमेंट्स जो थी चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स की और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की ये एक ही दिन में की गई थी, लेकिन चूंकि चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ की जो ओहदे की मियाद है वो 3 साल ही रखी गई है, उसको जनरल आसिम मुनीर साहब की तरह 5 साल उनके ओहदे की मियाद नहीं की गई। अलबत्ता जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं इनके ओहदे की मियाद 5 साल है। और देखना यह है कि आर्मी एक्ट में तरमीम के बाद जब चंद इख्तियारात तफवीज़ किए जाएंगे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को, तो फिर उनके ओहदे की मियाद क्या 5 साल रहेगी या 5 साल से बढ़ा दी जाएगी और तीनों मुसल्लह अफवाज को उनकी कमान में दिया जाएगा, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर ये भी देखना होगा, और मेरी नज़र में ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है कि अगर फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो तीनों मुसल्लह अफवाज की कमान करेंगे तो फिर इस सूरत में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ का जो ओहदा है वो किस तरीके से काम करेगा। शायद कोई नई जो तकसीम इख्तियारात है वो की जाए। और बताया जा रहा है कि बजट के बाद ये जो मुजवज़ा
آرمی ایکٹ میں ترمیم ہے اس حوالے سے پیش رفت کی جائے گی، کیونکہ بجٹ نے اسی مہینے پیش ہونا ہے، پھر بجٹ کو منظور کرایا جائے گا، اور بجٹ کی منظوری کے بعد چونکہ یہ ایکسٹرا آرڈینری سیشن ہوگا، بجٹ سیشن پارلیمنٹ کا ایک ایکسٹرا آرڈینری سیشن ہوتا ہے، اس میں بجٹ کے علاوہ کوئی اور ایجنڈا خاص طور پر لیجسلیشن کے حوالے سے نہیں آتا، صرف فائنانس بل کی منظوری ہوتی ہے اور پھر بجٹ کو منظور کرنا ہوتا ہے۔ اس بجٹ سیشن کے اختتام کے بعد جو نیا سیشن کال کیا جائے گا، اس نئے سیشن کے اندر ممکنہ طور پر یہ آرمی ایکٹ میں ترامیم کا جو مسودہ قانون ہے وہ پیش کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد یہ جو نئی ڈیولپمنٹس ہیں وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچیں گی۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ پاکستانی فوج کا اگلا 4 اسٹار جنرل یعنی وائس چیف آف آرمی سٹاف وہ کون ہوگا، اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی مستقبل میں کون اس عہدے پر فائز ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں آرمی ایکٹ میں ترمیم کا انتظار کرنا ہوگا۔ اپنے جگہ ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔